गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिटर्मिनेंट क्लास 7। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इसके 7 to 8 लेक्चर लगेंगे, तो मैं अभी फिलहाल 7th लेक्चर पे हूँ। मुझे लगता है कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। इंडेक्स का लास्ट टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड मतलब इनवर्स निकालना है। फाइंड द इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड। फाइंड द इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इनवर्स निकालने के लिए आपने ईआरटी मेथड किया। एक इनवर्स निकालने के लिए इक्वेशन में से इनवर्स कैसे निकालना है वो मैंने लास्ट वीडियो में लिखवाया। एक इनवर्स निकालने का ये मेथड है। ये तब लगाना जब पेपर में मेंशन आए कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड। तो मुझे लगता है कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज भी डाल दूंगा कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का इकट्ठा टेस्ट है, आप सोल्व आउट कर लेना, आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपके डाउट्स है तो मैं क्लास 8 बना दूंगा। जो आप मुझे डाउट्स कहोगे वो मैं डाउट्स की एक एक्स्ट्रा क्लास आने वाले टाइम में बना दूंगा, जो आप मुझे कहोगे। तो वापस आते हैं मैट्रिक्स मेथड। ये मैट्रिक्स मेथड समझने के लिए मैं आपको 10th क्लास में लेके चलता हूँ, जिसमें आपने कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी थोड़ा सा और डिटेल में कराऊं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। तो वो इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस होती थी, उनको आपस में साइमल्टेनियसली सोल्व करते थे। एक तो वो मेथड था। एक अब नया मेथड आया जिसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। ये करने के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ। फ्लो चार्ट बनाने के बाद ये कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। सबसे पहले हर क्वेश्चन में ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। ऐसे करता हूँ, पहले इक्वेशंस लिखवाता हूँ। ऐसे करता हूँ, फ्लो चार्ट बनवाने से पहले मैं इक्वेशंस लिखवाता हूँ। मैं 3/3 का लिखवा देता हूँ। 2/2 में सिर्फ जेड नहीं आएगा, बाकी सारी चीज सेम है। तो इट इज ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1z इक्वल टू d1। मैं 3/3 का बता रहा हूं, तो मैं इसके अंदर 3 इक्वेशंस लेके चलता हूं। a1 b1 c1 d1 कांस्टेंट है, x y z वेरिएबल है। सेकंड ले ली a2x b2y c2z इक्वल टू d2। थर्ड इक्वेशन ले ली a3x b3y c3z इक्वल टू d3। मैंने इसके अंदर 3 इक्वेशन ले ली, जिसके अंदर a1 b1 c1 d1 और ये a2 वाली और a3 वाली, ये सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर कांस्टेंट दे रखी है। अगर ये कांस्टेंट दे रखी है तो मैट्रिक्स मेथड क्या बोलता है, हम इन कांस्टेंट्स को अलग करके लिख सकते हैं। आपको पेपर में 2 इक्वेशंस या 3 इक्वेशंस होगी। 2 इक्वेशंस है तो सिर्फ जेड नहीं होएगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू d1 ऐसे दे रखा होएगा, सेम ही चीज है। तो मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट चीजों को अलग कर लेता हूं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। मैंने क्या किया, कांस्टेंट चीजों को, सारे के सारे चीजों को अलग कर लिया। उसके बाद वेरिएबल को मैंने अलग कर दिया। अब आपने कहना सर ये कैसे अलग कर दिया, आप इनको मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये ही बनेगा। सिमिलर सेकंड, सिमिलर थर्ड। मतलब कि मैंने इनको कांस्टेंट चीजें अलग कर दी, वेरिएबल अलग कर दिया, इज इक्वल टू डी वाली चीजें अलग कर दी। एक ना मेथड है क्रैमर रूल, मैंने वो आपको लिखवाया नहीं, क्रैमर रूल करवाया नहीं। अगर आपने इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, क्रैमर रूल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो मैंने कांस्टेंट चीजें अलग की, वेरिएबल अलग किए और इक्वल टू के बाद वाली चीजों को दूसरी साइड पे रख दिया। ये जो मैट्रिक्स मेथड है, ये बेस्ड है नॉन होमोजीनियस के ऊपर। मैं फिर बता दूं, ये जो मैट्रिक्स मेथड है, मैट्रिक्स मेथड में इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए ये नॉन होमोजीनियस के ऊपर बेस है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस आप में ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रखी है, तो वो इक्वल टू 0 होता है। ये इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। इस सारी चीज को मैंने कैपिटल ए मान लिया, इस सारी चीज को मैंने कैपिटल एक्स मान लिया, इस सारी चीज को मैंने कैपिटल बी मान लिया। तो ये ए, ये एक्स, ये बी, डेट इज हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई,
ax इज इक्वल टू बी। अब इसको सोल्व करना है। ax इज इक्वल टू बी, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी। अब ये सोल्व कैसे करना है, इसी मेथड को समझना है। हमने जो इक्वेशन दे रखी होगी उसमें से a की वैल्यू अलग लिख लो, x की वैल्यू अलग लिख लो, b की वैल्यू अलग लिख लो। ये सारी वैल्यू लिखने के बाद ये 3 सॉल्यूशंस बनने हैं जो आपने छोटी क्लासों में किए हैं 10th क्लास में, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। तो ये डिस्टिंग्विश कैसे होएंगे सारे के सारे वो आप देखो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ax इक्वल टू बी तक आप अलग अलग कर सकते हो। इसके बाद मैट्रिक्स मेथड कैसे यूज हो रहा है वो देखो आप। इसके बाद आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है समझने के लिए। आपके पास ax इज इक्वल टू बी आ गया, फ्लो चार्ट, इससे आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि इस कॉन्सेप्ट को फाइंड द इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालो, या तो ये नॉन जीरो आएगा या ये जीरो आएगा। a मैं आपको बता चुका हूं इक्वेशन से कैसे आता है, a अलग, x अलग, b अलग निकाल के ये मैं बता चुका हूं कि आपके पास ये कैसे आता है। अगर ये नॉन जीरो है तो आप लिखोगे क्या, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है इसकी सिर्फ a की वैल्यू आएगी। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। 10th क्लास में आपने ऐसे किया है। तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन, ये लिखना है सारा कुछ, ये लाइनें लिखनी है। देन ax इज इक्वल टू बी था ना, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो ax इज इक्वल टू बी था ना, तो दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। a इनवर्स क्या होता है, i, लिखो लिखो नहीं लिखना ना लिखो। तो हमने अगर यूनिक सॉल्यूशन है a इनवर्स निकालना है, उसको b से मल्टीप्लाई कर दो बस। a इनवर्स निकालने का वही मेथड, एडजॉइंट a बाय a का डिटर्मिनेंट। ये काम तब करना है जब a डिटर्मिनेंट आपने सोल्व किया वो नॉन जीरो आ जाए। अगर a डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए उसके बाद 2 केस राइज हो जाएगी, फिर दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अगर a डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो एडजॉइंट ऑफ a निकालना है और उसको b से मल्टीप्लाई कर देना। अगर a डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो आपने एडजॉइंट ऑफ a निकालना है और उसको b से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब कि सारी कहानी में डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के मैंने आपको 3 मेथड्स खाए हैं, जो मर्जी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो नंबर 4 में है शायद, वो 4 या 5 में। एडजॉइंट को b से मल्टीप्लाई किया, या तो वो नॉन जीरो आएगा या वो जीरो आएगा। पहले a डिटर्मिनेंट निकालो, अगर वो जीरो आ जाए तो एडजॉइंट a निकाल के उसको b से मल्टीप्लाई करो, या तो वो नॉन जीरो आएगा या वो जीरो आएगा। अगर वो नॉन जीरो आता है तो आप लिखोगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। खत्म, इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते, खत्म होगी कहानी, बस खत्म। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। आप इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हो, आप इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर वो a डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाए, एडजॉइंट को b से मल्टीप्लाई किया वो भी जीरो आ जाए, ये पता कौन सी लाइन बनती है, ये आपकी बनती है एक होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब आता है, जब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है 10th क्लास में। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब इंटरसेक्टिंग करती है। और एक होती है पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक और कोइंसिडेंट लाइन शायद समथिंग, जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना फाइंड हो सके, सेम ही बन जाए सब कुछ। चलो वापस आते हैं। अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो क्या लिखेगा, सिस्टम इज, आप चेक कर लेना कौन कौन सी 3 लाइंस थी 10th क्लास की बुक में। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
अगर ऐसा आ जाएगा तो पुटिंग कर दो किसी भी एक वेरिएबल को, x या y या z। मैं z को पुट करता हूँ, z को k सपोज कर लेना, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ z, इन टर्म्स ऑफ k आइए। अगर ऐसा कोई बन जाए तो z को k मान के x y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल लेना, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर स्केलर लिख लो या कांस्टेंट लिख लो, k इज कांस्टेंट। k की जगह आपने i लिखना, i लिख लो, एक ही बात है, जो मर्जी वेरिएबल लिख लो। तो आपको फ्लो चार्ट से क्लियर हो गया मैट्रिक्स मेथड में क्या करना है। सबसे पहले a अलग करना है, x अलग करना है, b अलग करना है, फिर a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, या तो ये नॉन जीरो आएगा या जीरो आएगा। अगर नॉन जीरो है तो कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू a इनवर्स b। 10th क्लास में आपने इन तीनों के ग्राफ किए हुए हैं, नो सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन का। अब ये नया मेथड आ गया, उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक नया मेथड आया है। इससे भी वो क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो कि आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, अब एक्स वाई की नई तरीके से है। अब ऐसा नहीं है कि आप +2 के अंदर 10th क्लास का मेथड लगाओगे, यहाँ नहीं लगा सकते वो मेथड। तो एडजॉइंट को b से मल्टीप्लाई करो, या तो वो नॉन जीरो आएगा या वो जीरो आएगा। अगर ये जीरो आ गए, ये नॉन जीरो आ जाए तो नो सोल्यूशन, ये आंसर है बस। अगर जीरो आ जाए, इनको मल्टीप्लाई करके भी जीरो आ जाए तो वो कंसिस्टेंट इनफिनिटली सॉल्यूशन और आगे सोल्व करना है। मैं आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। अगर आपको ये हो जाता है तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख लो आप। चलो जी, मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपको आएगा यूजिंग मैट्रिसेस सोल्व द इक्वेशन क्या दे रखी है, x + 2y + z। अगर पेपर में ये लिखा है ना सिर्फ कंसिस्टेंट बताओ, इनकंसिस्टेंट बताओ, तो सिर्फ a डिटरमिनेंट निकालो, या तो वो जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा, तो फिर आगे x इक्वल टू a इनवर्स b समथिंग करने की लोड नहीं है। अगर वो सिर्फ इतना ही पूछे कि बताओ ये कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट, तो फिर आधे के बाद आप छोड़ सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ कैसे छोड़ना है। तो x + 2y + z इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज 2x - y + z, 2x - y + z इक्वल टू 5। एंड नेक्स्ट इज 3x + y - z इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको अलग अलग करो। अलग अलग कैसे करेंगे, इसके आगे 1 लगा हुआ है, कांस्टेंट चीजों को अलग कर दो, कांस्टेंट चीजों को अलग कर दो, x y z को अलग कर दो, वेरिएबल्स इक्वल टू के बाद वाली चीजों को अलग कर दो। तो ये आपके पास a, ये x, ये b, यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। अब क्या निकालना है, a डिटर्मिनेंट। a आपके पास क्या दे रखे हैं, 1 2 1 2 -1 1 3 1 -1। a का डिटर्मिनेंट निकाल लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको निकालोगे। a का डिटर्मिनेंट आएगा 15 आफ्टर सोल्विंग। a डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास 15। ये जीरो के इक्वल तो नहीं आया, नहीं आया, तो लिखना है यहां सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन में कहता बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपने यहीं तक छोड़ देना था, ये आंसर होता। पर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि सोल्व करो इक्वेशन, तो आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछता तो हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते, हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। बट उससे उन्होंने आगे पूछा हमसे, तो हम इसको आगे भी सोल्व कर देते हैं। हम इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे,
अब क्या करना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय ए का डिटर्मिनेंट, ये निकाल लेना। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, x क्या है, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स का फार्मूला आपने किया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट, निकाल लेना ए का डिटर्मिनेंट और डिवाइड कर देना। आपका आ जाएगा ये, आपका आ जाएगा ये 0 3 3 5 माइनस 4 1। ये 15 से डिवाइड ना करना, बाहर लिख देना 0, ये आपका आएगा 0 3 3 0 3 3। नेक्स्ट आपके पास आएगा 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, और तीसरा आपके पास आएगा 5 5 माइनस 5, 5 5 माइनस 5। 1/15 से मल्टीप्लाई करना कर लो अंदर, नहीं तो बाहर रहने तो ज़्यादा अच्छा है। बी की वैल्यू क्या आई है, 150, 150। इनको मल्टीप्लाई कर दो अब आपस में, एक्स वाई जेड, इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में 1/15। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 15 प्लस 0 15, 5 माइनस 20 माइनस 15, 5 प्लस 25 30। 1/15 से अब डिवाइड करो इसको, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 1 2। कंपेयर कर दो, x की वैल्यू 1 हेयर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 2। खत्म क्वेश्चन, खत्म। अब आप सोचोगे सर ए इनवर्स तो आपने फाइंड आउट नहीं किया यार, एडजॉइंट ए बाय ए का डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता तो आप निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2/2 का भी करवा देता हूं ताकि दिक्कत ना आए आपको। सोल्व बाय मैट्रिक्स यूजिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को यूज करना है, मैट्रिसेस यूजिंग मैट्रिसेस। सोल्व x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ये जो सेकंड वाली थी ना, पैरेलल लाइंस बन जाएगी अपने आप, जो इनकंसिस्टेंट आई थी। तो अलग अलग करो, 1 3 2 6, एक्स वाई को अलग अलग कर दिया, 5 10 को भी अलग अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया b। तो अब वही a डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, 6 माइनस 6 0, ये तो 0 आ गया। अगर a डिटरमिनेंट 0 आ जाए, फ्लो चार्ट क्या बोलता है, एडजॉइंट a निकालो, एडजॉइंट a निकालो, इसका क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप निकाल लेना। एडजॉइंट 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, 6 माइनस 3 माइनस 2 एंड लास्ट इज 1। एडजॉइंट निकाल दिया आपने। एडजॉइंट ऑफ ए को बी से, इसकी वैसे एक शॉर्टकट ट्रिक होती है 2/2 की, इनको इंटरचेंज कर दो, इनके आगे नेगेटिव लगा दो। सारी की सारी 2/2 में यही है, इनको इंटरचेंज कर दो, इनके आगे नेगेटिव लगा दो, डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाएगा, कोई ट्रांसपोज नहीं, कोई कुछ नहीं। एक शॉर्टकट ट्रिक थी, मैंने आपको वैसे ही बता दी। जब मैं वीडियो बनाऊंगा शॉर्टकट ट्रिक की तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। 5 10 मल्टीप्लाई करो, 30 माइनस 30, सो आपने एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई किया, 30 माइनस 30 0 माइनस 10 प्लस 10 0। तो ए डिटर्मिनेंट 0 आया था आपका, एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई किया, आपका 0 आ गया। अगर ये भी 0 है तो फ्लो चार्ट क्या बोलता है, फ्लो चार्ट क्या बोलता है, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन।
वैसे भी ये पैरेलल लाइंस दे रखी है, 2 कॉमन निकाल के करोगे तो वो पैरेलल लाइंस मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, जेड को के करते हैं। यहाँ तो जेड है ही नहीं, जब यहाँ जेड नहीं है, एक्स और वाई है, वाई को के कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है। अगर ये 3 इक्वेशन में होता तो जेड को के करते, जेड को के करते तो 2 इक्वेशन को एक्स और वाई की इन टर्म्स ऑफ के निकालते। यहाँ हम ये कर रहे हैं, 2 वेरिएबल है तो वाई को के कर दिया, वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की क्या आ जाएगी 3k इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3k, वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट या स्केलर। बस खत्म। मैंने आपको यही कहा था कि x और y इन टर्म्स ऑफ k, अगर z होता तो x y इन टर्म्स ऑफ k आता, या y को k माना तो x इन टर्म्स ऑफ k आ गया। सोल्व थोड़ी हो सकता है ये, सिर्फ हमने इन टर्म्स ऑफ k लिख लिया। कांस्टेंट लिखना है कांस्टेंट लिख लो, स्केलर लिखना है स्केलर लिख लो, आर्बिट्रेरी लिखना है आर्बिट्रेरी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ऐसे देखने से लगता है कि हाँ ये टफ है, पर है इजी। एक दो क्वेश्चन इसके रह गए, मैं आपको वो बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक स्पेशल क्वेश्चन आता है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एक ये क्वेश्चन पेपर में आता है बहुत ज्यादा, यूज द प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूज द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यूज करके, जैसे पहले किया था ए इनवर्स निकालो, इक्वेशन को यूज करके आपने ए इनवर्स निकाला था, वैसे ही वो कहता है इस प्रोडक्ट को यूज करो। प्रोडक्ट क्या है, -4 4 4 -7 1 3 5 - 3 -1 5 - 3 -1, second is 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 3। कहता है इसकी प्रोडक्ट को यूज करो टू सोल्व द इक्वेशंस, टू सोल्व द इक्वेशंस, to solve the equations x minus y plus z equal to 4, x minus y plus z equal to 4, x minus 2y minus 2z is equal to 9 and 2x plus y plus 3z equal to 1। अगर आप सोचो कि सर ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, इन तीनों को जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया वैसे सोल्व कर लो, ए अलग एक्स अलग बी अलग ए डिटरमिनेंट, नहीं, क्वेश्चन में कहा है इसको यूज करना, इस प्रोडक्ट को यूज करना। तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट निकाल लो, और आप हमेशा याद रखो इसकी प्रोडक्ट जब भी निकालोगे ना आइडेंटिटी बनेगी। याद रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जब भी आप डियर स्टूडेंट्स इनकी प्रोडक्ट निकालोगे ना तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, और वो आइडेंटिटी आ रही है आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करके 8 0 0 0 8 0 0 0 8 आइडेंटिटी। मतलब 8 को कॉमन निकाल लो, 8 आई लिखना है आई लिख लो, i3 लिखना है i3 लिख लो, जो मर्जी लिख लो। अब वो कहता है इसकी प्रोडक्ट को यूज करना है। अब इसकी प्रोडक्ट को यूज कैसे करें, बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन ना ऐसे क्वेश्चन में इसकी प्रोडक्ट को यूज करना, जैसे मैंने पहले निकाला था इनवर्स निकालो इक्वेशन को यूज करके, अलग से एडजॉइंट और डिटरमिनेंट नहीं फाइंड किया था। एक इक्वेशन दे रखी थी तो इनवर्स कैसे निकाला था, कांस्टेंट को वहां लेके गए थे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही उसमें ना तो डिटरमिनेंट निकाला ना एडजॉइंट निकाला, उसके बिना इनवर्स निकल गया था। वैसे ही इसके अंदर भी फार्मूला क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इनवर्स निकालना है इसके अंदर, इसको यूज करके। तो बहुत ध्यान से देखना, 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 2 -2 1 - 2 -2 2 1 3 2 1 3, ये जो इक्वेशंस होगी ना इन दोनों में से एक बनेगी हमेशा। ये जो इक्वेशंस होगी ना इन दोनों में से एक बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अभी आप समझ चुकी हो, मैं इसको एक सीधा लिख देता हूं यहाँ,
8i। मैं क्या करता हूँ, इस सारी चीज़ को बाहर ले जाता हूँ, 8 को नीचे ले आता हूँ इसके। जब 8 को इसके नीचे आएगा तो क्या आएगा, 1/8 -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। जब ये सारी चीज वहां जाएगी तो ये i के नीचे जाएगी, तो ऊपर जाके क्या लिख सकते हैं, -1 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 की पावर -1। तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बस मैंने जो चीज़ समझानी थी मैंने आपको समझा दी। यही चीज़ समझाने की मैं कोशिश कर रहा था आपको कि इसको यूज़ करना था। ये इक्वेशन अपने आप, अगर ये वाली इक्वेशन दे रखी होती तो इसको वहाँ लेके चले जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन क्या है, इस लाइन के बाद ये क्या, 1 -1 1 1 -2 2 1 3, साथ में क्या है x y z, साथ में क्या है 4 9 1, खत्म। ये क्या है a, ये क्या है x, ये क्या है b। x का फार्मूला क्या होता है, a इनवर्स b। तो ये तो a की पावर -1, मतलब इनवर्स की वैल्यू क्या दे दी हमें, x क्या है x y z। a इनवर्स क्या है 1/8, अंदर मल्टीप्लाई करना करो, नहीं करना ना करो, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। और b क्या दे रखे है आपके पास 4 9 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, x y z की वैल्यू, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो कहता है कि इसकी प्रोडक्ट को यूज करके इसको सोल्व करना है, और 100% क्वेश्चनों में इसकी प्रोडक्ट i बनेगी, 2i बन जाए, 3i बन जाए, 4i बन जाए, 10i बन जाए, 8i बन जाए, बनेगी। और इन दोनों में से एक प्रोडक्ट ये गिवन होगी, 1 -7 1 ये गिवन है। तो इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं। x क्या होता है, a इनवर्स b, ना तो एडजॉइंट निकालना ना a डिटरमिनेंट निकालना, इसको यूज किया। अगर आप एडजॉइंट और a डिटरमिनेंट निकाल के ये क्वेश्चन सोल्व करोगे, गलत है वो मेथड, इसको तो यूज ही नहीं किया। फिर तो बड़ी सिंपल हो गया यार, आप डिटरमिनेंट निकालो 1/8, डिटरमिनेंट निकालो 8 ही आएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालो 8 ही आएगा, अंडरस्टूड है। तो क्वेश्चन में क्या किया, इसको नीचे ले गए, ऊपर जाके पावर -1 होगी, 8 को यहाँ ले आए। तो ये सारी की सारी चीज क्या थी, ए के इनवर्स का फार्मूला क्या है, ये ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी, बी की लिख दी, मल्टीप्लाई कर दो इनको, बस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये आएगा, x की वैल्यू 3 y -2 z -1। x इसको सोल्व करके x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1, ये आंसर आएगा आपको। इसको मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करके। एक दो क्वेश्चन हो रहा है कि जल्दी देख लो आप इतने राइट डाउन करो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पास दे रखा है, जो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। एक अलग तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, कई बार पेपर में ना ये कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं, बच्चा कहता है यार पता नहीं क्या चीज़ दे रखी है, ये क्वेश्चन पता नहीं किस तरीके से होएगा। तो वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो राइट डाउन प्लीज, राइट डाउन। चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसी क्वेश्चन की सेटिंग करता हूँ, मैं यही क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको अलग से ना कुछ करना पड़े। क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा अपनी तरीके से लिख देता हूं। सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड solve by matrix method
ये क्वेश्चन इस तरीके से है 1/x माइनस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 4। ऐसे करो, स्मॉल में लिखते हैं यार, x y z, हाँ यस, 1/x माइनस 2/y माइनस 2/z इज इक्वल टू 9। कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं वैसा, सेम क्वेश्चन है, मैं तो सिर्फ एक हल्की सी टाइप बता रहा हूँ, 3/z इक्वल टू 1, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फ्रैक्शन में तो कभी सोल्व होता नहीं। सबसे पहला काम पुटिंग करना है, 1/x को u, 1/y को v, 1/z को w। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। 1/x को क्या लिख लिया, u माइनस v प्लस w इज इक्वल टू 4, u माइनस 2v माइनस 2w इज इक्वल टू 9, 2u प्लस v प्लस 3w इक्वल टू 1। वही काम अलग अलग कर लो, सेम काम। अब इसके बाद कोई फर्क नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखोगे ना इसको तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। अगर आपने नहीं भी लिखना है इसको, नहीं सर हमने नहीं लिखना, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, तो यहाँ पे u v w की जगह 1/x 1/y 1/z लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मैंने थोड़ा सा फ्रैक्शन में था उसको रिमूव कर दिया। 4 9 1, सेम काम, इसको मानना है a, इसको मानना है x, इसको मानना है b, वही है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, सेम काम, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब x की वैल्यू क्या आएगी, u v w, जो भी आएगा, तो बाद में जो u v w की वैल्यू आएगी यहाँ पुटिंग करनी है एक्स्ट्रा, बस एक निक्का सा छोटा सा स्टेप था, तो ये एक्स्ट्रा पुट करना है। मुझे लगता है कि मैट्रिक्स मेथड का सारा मेथड मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और आपकी बुक में दे रखा है, वो कहता है 3 इक्वेशन दे रखी है ऐसे। फर्स्टली कहता है फाइंड a इनवर्स, फाइंड a इनवर्स देन सोल्व दिस, एक ही बात है, सेम मेथड से अप्लाई होएगा, कोई नई चीज नहीं है। मतलब कि अगर आप करोगे ना तो आपको लगेगा हाँ जी सर सेम चीज है। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ भी कोई चीज अब करवाने के लिए चाहिए, मुझे लगता है कि आप सोल्व कर सकते हो। बस एक छोटी सी चीज का फर्क है उस क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन में ट्रांसपोज लेना होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि उस क्वेश्चन में आपने छोटी सी चीज़ का फ़र्क है, ट्रांसपोज ले लेना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े प्यार से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो ये डिटर्मिनेंट चैप्टर ख़त्म है आपका। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं सारे डाउट्स आपको करवाऊंगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी जिसके अंदर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन होंगे, काइंडली आप उनको सोल्व करो। सो थैंक यू।